इतनी धूप में घूम रही हो? जब हमारे भाई घूम रहे हैं हाँ, तो हम भी घूम रहे हैं अच्छा, और इन्हीं को जिताएंगे कैसे जिताएंगे? केतली का बटन दबाकर। तो हाथी पे वोट देंगे? नहीं देंगे इस बार, साइकिल पे देंगे? नहीं देंगे। इनमें क्या खास है चंद्रशेखर? ये संसद में भी बोलते हैं और आम पब्लिक में भी जाते हैं और पब्लिक का दुख और दर्द जाकर देखते हैं। जो सरकार में विपक्ष के लोग हैं, आपके सरकारों में भी बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा था, इसलिए हम अपनी लड़ाई आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए लड़ेंगे। महंगाई पे भी लड़ेंगे, जन विरोधी नीतियों पे भी लड़ेंगे, और इस सरकार को सबक सिखाने के लिए जितना मजबूत हो सकते हैं उतनी मजबूत सड़क की लड़ाई को लड़ेंगे। और हम यात्रा भी तब शुरू कर रहे हैं जब गर्मी में निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम किसान का मेरे परिवार से आए हैं तो हम निकलना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। ये धूप, आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमें अपने लोगों के आंसुओं की चिंता है। कब तक हमारे लोग भूख प्यास से और तमाम तरह के असुविधाओं से मरते रहेंगे, हमें उनकी चिंता है। इसलिए इस अन्याय को खत्म करने के लिए हम लोग हिम्मत लगा के लड़ेंगे और शानदार जो है परिवर्तन यात्रा होगी। रहा दूसरा सवाल आपका पॉलिटिकल अलायंस को लेके, तो मैं तो पॉलिटिकल अलायंस के लिए सभी से मिल के थक लिया और ये इच्छा मेरी 2024 में पूरी हो गई थी। जब मैं इस अलायंस के लिए जाता हूँ और वो दूसरे लोग करना नहीं चाहते तो इससे मेरे लोगों का मनोबल गिरता है, इसलिए मैंने दरवाजा बड़ा लगवा दिया। शंभू टीवी का तो कोई अलायंस नहीं था, जनता जब जिसके साथ खड़ी हो जाती है उसको ताकत देती है। दूसरी तरफ तो एक बड़ा अलायंस था और विपक्ष का अलायंस था वो। तो जनता जब किसी जुल्म के खिलाफ इनकलाब पैदा करती है तो फिर बड़ी बड़ी दीवारें ढह जाती है। ऐसा उत्तर प्रदेश में होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ट्रिपल इंजन की, मोदी जी अमित शाह की सरकार ने जिस तरह का जुल्म उत्तर प्रदेश में किया वो किससे छिपा हुआ नहीं है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं मनोजरन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, अगर आप आजाद समाज पार्टी को फॉलो करते हैं, अगर आप वास्तव में भाई चंद्रशेखर आजाद को 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, अगर वास्तव में आपको लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद युवाओं की पहली पसंद है, महिलाओं की पहली पसंद है और जनता की पहली पसंद है, कुल मिलाकर सभी लोगों की पहली पसंद है, क्योंकि हर मुद्दों पर यदि कोई आवाज़ उठाता है तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही आवाज़ उठाते हैं। चाहे बेरोजगार युवाओं की बात हो या फिर महिलाओं पर जब अत्याचार होता है उसको लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाते हैं। किसानों की बात की जाए, हर मुद्दों पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही आगे खड़े रहते हैं। यूजीसी को लेकर जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद तमाम एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ खड़े रहे, बाकी आप लोगों ने देखा साथियों कि किस तरह से अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती, तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता 4-5% वोट के लिए किस तरह से करवट बदल दिए। लेकिन साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद चट्टान की तरह युवाओं के साथ खड़े रहे। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए सबसे पहले सामाजिक मुद्दे होते हैं। राजनीति तो खैर सभी लोग करते हैं, लेकिन समाज के लिए अगर कोई चलता है तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही चलते हैं। और ये सब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बता दें साथियों कि 2027 के चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर ये आ रही है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद ने रास्ता साफ कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होगा। जी हाँ साथियों, किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन होने की अब संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद अकेले 403 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और साथियों, आज 13 जून से लेकर 18 जून तक चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ में रहेंगे और लखनऊ में चंद्रशेखर आज़ाद 403 विधानसभाओं पर कौन कौन प्रत्याशी खड़े होंगे, इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन वही करेंगे। यानी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जो भी उनके इंटरव्यू को पास करेगा वो सीधे प्रत्याशी के रूप में दिखेगा। अगर इंटरव्यू में फेल होता है तो वह प्रत्याशी नहीं बन पाएगा। साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट जो आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। चंद्रशेखर आज़ाद यानी उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी 2027 में अकेले चुनाव लड़ेगी और ये बिल्कुल साफ हो चुका है। साथियों, बता दें कि अब कोई गोलमाल नहीं होने वाला है। जो पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद हो सकता है कि कुछ और पार्टियों को जोड़कर चुनाव लड़ सकते हैं,
चूंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी थी। बता दें साथियों कि लखनऊ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या गठबंधन में और पार्टियों को जोड़ेंगे, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बोल दिया था कि मैं जोड़ूंगा, लेकिन उसी शर्त पर कि जब वह हमारी विचारधारा को लेकर चलेंगे। कुल मिलाकर साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद का मानना था कि जिस तरह से हम महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, तमाम ऐसे महापुरुष जिनका जब अपमान होता है तो कैसे तमाम गठबंधन वाली पार्टियां खामोश रहती हैं। जब भी कोई दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो फिर किसी के मुंह से सांस तक भी नहीं निकलती है, तो फिर कैसे उनके साथ गठबंधन करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर ये कह दिया था कि टीवीके यानी विजय थलापति की जो पार्टी थी उसने तो अकेले ही चुनाव लड़ा, लेकिन कैसे उसने बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटा दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने पेश किया और उन्होंने पहले ही इस बात का संकेत दे दिया था कि हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। अगर कोई हमारी विचारधारा पर चलने वाला है तो फिर उसके लिए दरवाजे खुले हैं, वरना अगर हमारी विचारधारा से अलग होगा तो हम कतई गठबंधन नहीं करेंगे। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को लेकर क्या कहा था, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ये विपक्ष बंगाल में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, ये विपक्ष दिल्ली में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, हरियाणा में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, मध्य प्रदेश में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, और ये विपक्ष जो है केरल में भी एक दूसरे के सामने लड़ रहा था। ये विपक्ष है, ये मुझे तो कहीं से विपक्ष नहीं नजर आता। हम आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से जो लड़ाई हमें लड़नी है, और इस विपक्ष के लिए कभी हमारे मुद्दे भी नहीं होते हैं, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर हो, चाहे वो SC/ST एक्ट पे हुआ आंदोलन हो, चाहे बहुजन प्रेरणा स्थल महापुरुषों के तिरस्कार से जुड़ा कोई विषय हो, ये नज़र भी नहीं आता। कितना जुल्म होता है हमारे लोगों में, सभी की सरकारों में होता है। तो मेरे लिए तो हर कोई विपक्ष है जिस सरकार में हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आप भी जो सरकार में विपक्ष के लोग हैं, आपकी सरकारों में भी बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा था। इसलिए हम अपनी लड़ाई आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए लड़ेंगे। महंगाई पे भी लड़ेंगे, जन विरोधी नीतियों पे भी लड़ेंगे, और इस सरकार को सबक सिखाने के लिए जितना मजबूत हो सकते हैं उतनी मजबूत सड़क की लड़ाई को लड़ेंगे। और हम यात्रा भी तब शुरू कर रहे हैं जब गर्मी में निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम किसान का मेरे परिवार से आए हैं तो हम निकलना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। ये धूप, आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमें अपने लोगों के आंसुओं की चिंता है। कब तक हमारे लोग भूख प्यास से और तमाम तरह की असुविधाओं से मरते रहेंगे, हमें उनकी चिंता है। इसलिए इस अन्याय ख़त्म करने के लिए हम लोग हिम्मत लगा के लड़ेंगे और शानदार जो है परिवर्तन यात्रा होगी। रहा दूसरा सवाल आपका पॉलिटिकल अलायंस को लेके, तो मैं तो पॉलिटिकल अलायंस के लिए सभी से मिल के थक लिया, और ये इच्छा मेरी 2024 में पूरी हो गई थी। जब मैं इस अलायंस के लिए जाता हूँ और वो दूसरे लोग करना नहीं चाहते तो इससे मेरे लोगों का मनोबल गिरता है। इसलिए मैंने दरवाज़ा बड़ा लगवा दिया है, शंभू भाई आप भी आना। इतना बड़ा है कि किसी भी नेता की गाड़ी अंदर आ जाएगी, किसी को अगर अलायंस की इच्छा हो, दरवाजे सभी के लिए खुले, वो आए। और हम लोग तो 85% के लिए काम करते हैं, यहाँ तो 2-3% लोगों के लिए काम करने वाले लोग भी हैं, तो सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अलायंस जो है वो आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के मुद्दों के लेकर ही होगा, उसके बगैर नहीं होगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुजन समाज के मुद्दे सर्वोपरि है और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करते हुए अलायंस होगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अलायंस से मैं ना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टीवीके का तो कोई अलायंस नहीं था। जनता जब जिसके साथ खड़ी हो जाती है उसको ताकत दे देती है। दूसरी तरफ तो एक बड़ा अलायंस था और विपक्ष का अलायंस था वो। तो जनता जब किसी जुल्म के खिलाफ इनकलाब पैदा करती है तो फिर बड़ी बड़ी दीवारें ढह जाती है। ऐसा उत्तर प्रदेश में होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ट्रिपल इंजन की, मोदी जी, अमित शाह की सरकार ने जिस तरह का जुल्म उत्तर प्रदेश में किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है।
इस जुल्म का मुकाबला करने के लिए बहुजन समाज तैयार हो रहा है और वो अपनी वोट की चोट से इस बार जवाब देगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से कह दिया था कि हमारी पार्टी किसी से कम नहीं है और हमारी पार्टी की तुलना किसी भी पार्टी से नहीं है, क्योंकि हम जो सामाजिक मुद्दों को लेकर चलते हैं, जो महापुरुषों के सम्मान को लेकर आवाज़ उठाते हैं, जो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। बहुत सारे लोग तो 3-4% के लिए काम करते हैं, हम तो 85% के लिए काम करते हैं। यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद सत्ता परिवर्तन यात्रा में उन्होंने तमाम वादे किए। वादों की बात करें साथियों, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने 1 से 12 तक छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की। यही नहीं, जिनके पास कोई आवास नहीं है, घर नहीं है, उनको ज़मीन देने की भी बात की। 150 गज का ज़मीन और साथ ही साथ मकान बना कर देना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। यही नहीं साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ तक कि ये कह दिया कि जितने भी ये शराब की दुकानें हैं, जो योगी आदित्यनाथ सरकारी स्कूलों को बंद करने के बाद उससे कहीं ज़्यादा मधुशाला खोले थे, उन तमाम मधुशालों पर ताला लगेगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर कह दिया कि जितने भी मधुशाला है, उन मधुशालों के ऊपर ताला लगेंगे और उनकी जगह पर लाइब्रेरी खोली जाएगी। कितनी बड़ी पहल है साथियों, अब तक जो किसी ने नहीं किया वो चंद्रशेखर आज़ाद करने की सोच रखे हैं। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने लाइब्रेरी के साथ साथ ये भी कहा कि निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था होगी। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये भी कहा कि जो हमारी माता बहनें, हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सरकार में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, और उन्होंने कह दिया कि जो माता बहनें, उनके लिए सपना होता है कि वो हवाई जहाज़ पर चढ़ें, उनको हम हवाई जहाज़ पर चढ़ाएंगे। सोचिए साथियों, कितनी बड़ी सोच चंद्रशेखर आज़ाद के पास है। और यही नहीं साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कह दिया कि हम बुलडोजर पर ताला लगाएंगे, साथ ही साथ ईवीएम को भी बंद करने का काम हम अम्बेडकरवादी ही करेंगे। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में कौन कौन से वादे किए, पहले आप इनके वादे सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अगले 20 मिनट मेरी 32 मांगों को देख लो। जो 32 मांगे आजाद समाज पार्टी करेगी अगर उनको अवसर मिलेगा। पहली मांग ये है, और ये मांग नहीं, ये संकल्प है कि शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए और कक्षा 1 से लेकर 12 तक सबके लिए शिक्षा मुक्त होनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। वही शिक्षा जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है, वही शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिलनी चाहिए और वो मुफ्त मिलनी चाहिए, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। हम आप हमें नौकरी रोजगार तो बहुत दूर की बात हो गई, अगर हम अपने शिक्षा भी नहीं दे सकते तो हमें समझते हैं कि आप हमें आगे नहीं बढ़ा सकते, आप तो हमारा गला घोटने का काम करें। आज महसूस करके देखो, आज अच्छी शिक्षा के लिए आपको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा और प्राइवेट स्कूल की फीस देने की हैसियत हर परिवार की नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल का मुकाबला सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं कर सकते। और सोचो जब कंपटीशन होगा, और वो भी कंपटीशन कब, जहां पेपर लीक हो रहे हो। मीडिया के मेरे बंधुओं, पूछो सरकार से सवाल आपके बच्चों का भी है कि एक बच्चा पढ़ के मेहनत करेगा रात भर जाके और दूसरा पैसे के दम पे पेपर लीक करा के नौकरी रोजगार ले जाएगा, तो न्याय कैसे होगा, निष्पक्षता कैसे आएगी, आप मुझे बताओ। नीट का पेपर लीक होगा, रीट का पेपर लीक होगा, एसएससी जीडी का पेपर लीक होगा, पुलिस का पेपर लीक होगा, कोई ऐसी भर्ती नहीं होगी जिसमें घोटाला नहीं होगा। तो ये निकम्मी सरकार सिर्फ पैसे वालों की सरकार है, तो जनता इनके साथ क्यों खड़ी हो, जनता इनको क्यों न जवाब दे। इसलिए नारा दिया है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और हमारे बोर्ड फाड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें परमिशन हमारी रोकने से कुछ नहीं होगा। हमारे नेता यहाँ बैठे, हम लोग घर घर जाके काम करें, कितनी परमिशन रोकोगे? जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम इन अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम वीर गति प्राप्त कर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम प्रदेश के सभी परिवारों को बेहतर से बेहतर और मुफ्त इलाज की व्यवस्था करेंगे। आप अपने मन से सोचो,
आज अगर डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो 500 रुपए से कम का पर्चा तो नहीं बनता प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ, बनता है क्या? लेकिन क्या यहाँ न्यूनतम मजदूरी 500 रुपए मिल रही है सब परिवारों को? 500 का मतलब क्या हुआ? 15,000 रुपए महीना। क्या हर परिवार 15,000 रुपए महीना कमा पा रहा है? नहीं। जबकि केंद्र सरकार ने, मैंने लोकसभा में लड़ाई लड़ी थी, न्यूनतम वेजेस 753 रुपए कुशल रोजगार श्रमिकों के लिए करा दिया था। उसके बाद भी इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने लागू नहीं किया। मैं आज आपको कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में राजकाज बनेगा तो चाहे आप खेत में काम करें या कंपनी में या फैक्ट्री में, किसी की दुकान पे या सड़क पे या चौराहे में या कहीं भी, न्यूनतम 750 रुपए का वेतन हर माह मिलेगा। इस बात को समझो। आशा बहने हो, आंगनबाड़ी बहने हो, भोजन माताएं, पंचायत सहायक हो, रोजगार सेवक हो या और हमारे जो है कर्मचारियों, चाहे सफाई कर्मचारी, सबको कॉन्ट्रैक्टर लेबर खत्म करके पक्की नौकरी, सुविधा की नौकरी के साथ उसके जीवन को बेहतर अवसर देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास है। प्यारे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जब मैं इस बात को कहता हूं तो बड़ा भूचाल सा आता है। कुछ लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं, लेकिन मेरा अध्ययन ये कहता है कि ये काम नहीं हुआ तो ये जो षड्यंत्र किया गया कि बहुजन बस्तियों में शराब के ठेके खुले हैं, ये अन्याय बंद नहीं हो पाएगा। हमें स्कूलों की जरूरत है, हॉस्पिटलों की जरूरत है, शराब के ठेकों की जरूरत नहीं है अपनी बस्तियों में। मैं आज कह रहा हूं, जिस दिन राजकाज बनेगा सारे शराब के ठेकों को लाइब्रेरी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उस दिन डिजिटल लाइब्रेरी में परिवर्तित कर दिया जाएगा और शराबबंदी लागू करेंगे। शराबबंदी लागू करके इनको पीने के लिए जूस देंगे, फ्री में देंगे, लेकिन शराब नहीं देंगे इन लोगों को। मेरी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि 70% परिवार शराब की वजह से टूटते हैं और सड़कों पर जो दुर्घटना होती है उनमें 70% दुर्घटनाएं शराब की वजह से होती है। मेरी माँ बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवानों, जितना बैकलॉग पड़ा है, एक नौजवान होने के नाते अभी तो मैं भी उस पे हूँ, अग्निवीर पे, 5 साल वाली नौकरी पे। इस पे भी नहीं पता कब जजों का मूड खराब हो जाए और मुझे कह दे कि भाई इसकी नौकरी खत्म हो गई है, क्योंकि न्याय व्यवस्था पे आजकल पहरा है। सरकार का ध्यान रखना मेरी बात को। इसलिए आपको कह रहा हूं कि बैकलॉग भरेंगे। पहली कैबिनेट में 5 लाख पक्की नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दिला के रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी बात को याद रखना। पुलिस के कर्मचारी भाई सुन लो, सरकार के इशारे पे चाहे मजबूर होकर कई कदम उठा लो, आपको 8 घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी और वोटर स्कीम अगर कोई खत्म करेगा तो आजाद समाज पार्टी का सिराम खत्म करेगी और किसी की हिम्मत की बात नहीं। उसके बाद जो शिक्षक हैं उनको सिर्फ शिक्षा के काम में लगाया जाएगा। पोलियो में, गन्ना में, चुनाव में, इनमें कहीं नहीं ड्यूटी लेगी। इनके लिए अलग से सिस्टम बनाया जाएगा। शिक्षक का काम केवल पढ़ाना होगा, भविष्य को सुधारना होगा, भविष्य को संवारना होगा। शिक्षक को ना मजबूर करेंगे, ना उसकी जिम्मेदारी से भागने देंगे, उसको जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो दे, इसकी व्यवस्था करेंगे। प्यारे साथियों, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और मजबूत और जवाबदेह कानून व्यवस्था लागू करेंगे। मेरठ की अनुष्का पाल याद है, नहीं याद है आपको? याद है? क्यों कह रहा हूं अनुष्का पाल? इसलिए कह रहा हूं, याद करो, वो नेशनल लेवल की प्लेयर थी, नेशनल लेवल की। और क्या हुआ? 44 दिन बाद उसकी डेड बॉडी नाले से बरामद होती है। ये है कानून व्यवस्था। 44 दिन बाद एक बेटी 44 दिन तक गायब है, किसी को फर्क नहीं पड़ा। ये है कानून व्यवस्था। और अगर जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई करनी हो तो आज घटना होगी, कल सुबह बुलडोजर चलेगा और गोली लग जाएगी। ये भी आपकी आंखों के सामने हो रहा है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं। प्यारे साथियों, आपको कपसाट भी याद होगा, किस तरह चीर रण किया गया आपकी बच्ची का, ये भी आपको याद होगा। और जब मैं आया था तो पूरा बैरिकेडिंग लगा के मुझे लड़ने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि अपराध नहीं रोक सकते, अपराध के खिलाफ लड़ने वालों को रोकना चाहते। ये सरकारें काम कर रही है। प्यारे साथियों, महिला सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाएंगे और त्वरित न्याय हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करके 1 महीने के अंदर गुंडों को, जो बेटियों का अपमान करेगा, मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे खड़ा यमराज,
उनका यमराज तो छुट्टी पे है, लेकिन यहाँ 1-1.5 महीने के अंदर सजा दिला के बहन बेटियों पर अन्याय करने वालों को फांसी दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी यानी कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करेंगे। ये पुलिस के भाई भी सुन लो, और ये जो और कर्मचारी हैं सारे विभागों में, ये भी सुन लो, इसको लागू करेंगे। उसके साथ साथ प्रमोशन में रिजर्वेशन भी SC ST OBC के कर्मचारियों को दिलाते रहेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, अभी प्रीपेड मीटर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले रिचार्ज करो फिर बिजली लो, और अगर जेब में पैसे ना हो तो अंधेरे में रहो। और ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और प्रीपेड मीटर को डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे। गरीबों को 400-500 रुपए के बिल पे वापस लेके आएंगे कि बजट में हो उनके। जब और क्यों नहीं हो सकता, जो जानना चाहते वो भी सुनो। जब सरकार पूंजीपतियों का कई लाख करोड़ रुपए मदद माफ कर सकती है, तो उत्तर प्रदेश के गरीबों का और किसानों का भी बिजली का बिल माफ हो सकता है। मेरी बात को आप याद रखना, हर चीज हो सकती है। आप पूंजीपतियों को हितैषी हो तो उनका माफ करते हो, हम इनके हितैषी हैं तो इनका माफ करेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं। प्यारे साथियों, किसानों को उनकी फसलों को MSP की गारंटी देंगे और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके, इसलिए जो गन्ना वाला क्षेत्र है, गन्ने का सबसे मजबूत मूल्य हम लोग देने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उद्योग धंधे लगा के BPCL, HPCL, IOCL और तमाम थर्मल प्लांट, पावर प्लांट लगा के आपके क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जिससे आपका पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार ना घूमे और उसको तकलीफ का सामना ना उठाना पड़े। प्यारे भाइयों बहनों, खाने पीने की वस्तुओं में जो मिलावट हो रही है, जान से खिलवाड़ हो रही है, उस पर सख्त कानून बना के उससे लोगों की जीवन रक्षा करेंगे। और तहसील स्तर पर जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं, पहली बार तो सुनो, कोई फॉर्म ऐसा नहीं होगा जिसमें सरकार पैसा लेगी। निःशुल्क पेपर, एक बार ट्रांसपेरेंसी होगी, निष्पक्ष होगा। दूसरी बार सेंटर एक जिले से दूसरे जिले में लग जाएगा और बेटियों का सेंटर दूसरे जिले में भी जाएगा, उसी जिले में पेपर होगा। मेरी बात को याद रखना। और जिसका हक बैठता है उसको नौकरी रोजगार मिलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। और उनकी तैयारी के लिए IAS, IPS और तमाम एग्जाम, PCS सबके लिए हर तहसील स्तर पर कोचिंग सेंटर खोला जाएगा, वो भी मुफ्त और वो भी वेल सुविधाओं से भरा हुआ कोचिंग सेंटर खोलेंगे कि उनकी तैयारी में कमी ना आए। साथ साथ मैनुअल सफाई प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर मशीन आधारित सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी और 7,000, 5,000, 11,000 रुपए किसी को सीवर में नहीं उतरना दिया जाएगा। पक्की नौकरी दी जाएगी अगर सफाई का काम आगे बढ़ेगा। रेडी पटरी वालों और छोटे व्यापारियों के लिए वेंडिंग जोन बनाकर सुरक्षित व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। आज क्या है, अगर नहीं दोगे पैसे तो ठेली और वो जो दुकान लगाई है सब उखड़ जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा। दे दोगे पैसे। दिल्ली में 20 लोगों की जान गई, कह रहे हैं अवैध होटल है। उस अवैध होटल को हटाया क्यों नहीं आपने? लेकिन अवैध एक झोपड़ी नहीं रखोगे आप गरीब की, वो ठंड गर्मी में सह लेगा, लेकिन पैसे वालों के खिलाफ नहीं जाओगे। इसलिए रेडी पटरी वालों की, ठेली वालों की भी जीवन यापन का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और राज्य के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना के युवाओं को ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए अवसर दिया जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियां जिनमें पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, सैन है, विश्वकर्मा है, निषाद है, उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिले उनको 27% से अतिरिक्त EWS की तरह 15% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था करा के रहेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, SC, ST और OBC वर्ग के जो कर्मचारी हैं, हालांकि मैं इस बात को दोहरा चुका हूं कि उनके लिए प्रमोशन की जो व्यवस्था थी वो 2012 में जो एक सरकार आई थी जो कहती है, आज नारा लगाती है, पता नहीं क्या क्या नारा लगाती है, उस सरकार ने वो प्रमोशन में डिमोशन लागू करा के लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया था। हम SC, ST के साथ OBC भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन दिलाने का काम करेंगे और मुख्य पदों पर ले जाने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी आपको याद होगा, अपने दिल पे याद रख के बताओ, क्या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे नई परमिशन मिलती है?
मिलती है नहीं परमिशन? गुरु रविदास जी की जयंती में मिलती है, गुरु कबीर जी की जयंती में मिलती है, भगवान बुद्ध की जयंती में मिलती है, कोतवाल धन सिंह गुर्जर की जयंती में मिलती है, सम्राट वीर भोज जी की जयंती में मिलती है। क्यों नहीं मिलती? इनकी धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? बहुजन समाज के हर महापुरुष की जयंती पे चाहे फूले साहू की हो चाहे परिवार की, जहां आप मनाओगे परमिशन भी देंगे और सम्मान भी देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जैसे फूल बरसते हैं और त्योहारों पे, आपकी महापुरुषों की जयंतियों पे भी फूल बरसेंगे आपके पवित्र स्थानों पे। मेरी बात को आप याद रखना। संविदा कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे और कहीं आप अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगाओगे तो सरकार फूलों से स्वागत करेगी। डंडे वाली सरकार का इलाज हो जाएगा इस बार 27 में। आप लोग चिंता मत करें। बहुत डंडा बजाया इन लोगों ने। आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को, सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाएंगे। पिछले वर्ष हुए जितने भी पिछले वर्षों में इनकाउंटर हुए, बुलडोजर कार्रवाई हुई, इन पे स्वतंत्र आयोग बना के इसमें जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जिसने अपराध किया वो बचेगा नहीं, कितना ही बुलडोजर चला ले। और 6 महीने बाकी है, बचेगा नहीं जिसने सरकार के सारे पर अन्याय किया गरीबों के साथ। जिन्होंने गरीबों के घरों बुलडोजर चलाए हैं, उनकी तनख्वाह से उस घर का पैसा वसूल करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। होमगार्ड जवानों को, राज्य कर्मचारी के समान वेतन, पीआरडी जवानों को बेहतर मानदेय और अन्य सुविधाएं। और देखो, आपने सरकार का प्रोपेगेंडा सुना होगा, स्मार्ट सिटी। मेरठ भी है ना उसमें ना? ये स्मार्ट सिटी बन गया क्या? मैं गया था एक बस्ती में, 2 बच्चे पानी में डूब के जान चली गई थी। इतना इतना कूड़ा हुआ था, मैं आज भी मेरे याद है। स्मार्ट सिटी बने ना बने, 80% आबादी गांव में निवास करती है। गांव की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, गांव में रोजगार लेके जाएं, गांव में सड़कें लेके जाएं, गांव में बिजली लेके जाएं, गांव में पानी लेके जाएंगे, गांव में रोजगार की व्यवस्था लेके जाएं, गांव में अस्पताल लेके जाएंगे, गांव को जोड़ेंगे रोजगार से, ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। प्यारे साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को कुटीर उद्योग और उचित प्रशिक्षण देके उद्योग धंधे लगा के रोजगार देने का काम करेंगे। आप बताओ, आपको महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? कब तक हाथ फैलाती रहोगी? जहाज में बैठी हो, जहाज में बैठी हो, जितनी बैठी जरा हाथ उठाना। जो बैठी हो वो उठाना, हाथ हिलाने को मत उठाना। नहीं बैठी हो तो ये कहां लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जहां पैदा होंगे वहीं मर जाएंगे और महिलाएं हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में नहीं घूम पाएंगी? किसने लिखा आपकी किस्मत में? इस जहां भी ये लिखा है उसको फाड़ के फेंक देंगे। महिलाओं को रोजगार देंगे, उनके हाथ में पैसा पहुंचाएंगे, उनके सपने जीने का अधिकार देंगे उनको। मेरी बात को याद रखना। एक और बात सुनो मीडिया के बंधुओं, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री 2015 में कहते थे गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। कहते थे नहीं कहते थे? कहते थे, मुहिम चलाएंगे जब सांसद थे। और अब उनसे पूछा तो कह रहे उत्तराखंड में खड़े हो गए, उसमें बिजनौर में हमारे यहाँ। क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। आपने जो बीफ कंपनियों से बड़े बड़े चंदा लेके बीफ एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर के नंबर पर खड़ा कर दिया भारत को, और आपने जो यहाँ गाय के नाम पे हिंसा कर करके लोगों की जान लिए, इसलिए आपको पता है कि ये बंद हो जाएगी आपकी राजनीति, इसलिए आप नहीं देना चाहते। अगर सच्चे हो, अपनी बात के पक्के हो, संत हो, तो करो घोषणा, राज्य का दर्जा दो, राज्य माता का दर्जा दो, तो हम ये मान लें कि आपकी कतरी करनी एक है, वरना माना जाए कि ये सब राजनीति है। इस बात का भी मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। प्यारे साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। पेपर लीक जैसी घटनाओं पे सख्त कानून बना के दोषियों की संपत्ति जब्त कराएंगे और अभ्यर्थियों के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे, जिससे परीक्षाएं समय पर पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से कराई जा सके। और साथ ही परीक्षा केंद्रों को नजदीक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर बेघर को पक्का मकान देंगे, भूमिहीन को भूमि देंगे। और एक और बात सुनो, 150 गज का मकान देंगे, शहर में जमीन भी देंगे और मकान बना कर देंगे। वचन देकर कह रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखना। गरीब परिवारों को, एक परिवार एक ही घर में 5-5 परिवार रह रहे हैं।
पक्का मकान देंगे, जमीन देंगे 150 गज का। कितने गज का? जोर से बताओ। नहीं, मेरी आवाज ज्यादा है। इधर वाले बताओ कितने गज का? 150 गज का देंगे, पक्का बना के देंगे, बस जाके रहना पड़ेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये बात आप मेरी नोट कर लो। ये शॉपिंग मॉल बनाएंगे, हम शॉपिंग मॉल के विरोधी नहीं है। हम पहले लोगों के लिए पक्का घर बनाएंगे, उनको इज्जत की जिंदगी देने का काम करेंगे। हर परिवार के लिए 150 गज का घर आएगा। उत्तर प्रदेश में चल रही तानाशाही सरकार को हटाकर भारतीय संविधान के अनुरूप सरकार सरकार का काम चलाएंगे। और अंत में जो मैंने पहले कहा था, न्यूनतम वेजेस कितना है बता दिया ना मैंने आपको, 753 रुपए। आप कहीं काम करो, 753 रुपए से कम अगर कोई आपको देगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ये सुनिश्चित करेंगे, चाहे आप खेत में काम करो या कंपनी में या हॉस्पिटल में या कहीं भी या कहीं। 200-250 रुपए पे काम नहीं होगा। और आर्थिक मंदी जिस तरह आई है, आपने देखा नहीं देखा? कच्चे तेल के दाम कम हो गए ना, लेकिन पेट्रोल डीजल 100 पार कर गया, सेंचुरी मार दी। लोगों की और कितनी जेब काटेगी ये सरकार। गैस पे 993 रुपए बढ़ा दिए, 1000 रुपए लगभग। बिजली पे 10% सरचार्ज बढ़ा दिया था। हमने लड़ाई लड़ी, हमने पीसी करके कहा तो वापस करना पड़ा। आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा के 5-6 हजार का बिल कर दिया। ये सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले कल में खून भी बेच देगी गरीबों का, और खून बेच के सरकार चलाएगी। अभी उत्तराखंड में इसी केंद्र की डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार ने 135 करोड़ की कंपनी में, जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं, उसको 121 करोड़ में बेच दिया, जबकि वो मुनाफा दे रही थी। इसका मतलब ये सारा निजीकरण करके आपके आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, संख्या के आधार पर आरक्षण लागू करेंगे। और अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूं, कहां इधर उधर चक्कर काट रहे हो, डर के परेशान हो रहे हो, आ जाओ, इन अम्बेडकर वादियों के साथ आ जाओ। एक बार बाबा साहब की शक्ति को समझ के देखो। आपकी मस्जिद, मदरसे, खानका और आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, और जुल्म को जड़ से खत्म कर देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। ये बुलडोजर को ताला मार देंगे और इस बुलडोजर को ठीक करके इसको फूलों वाला ताज बना देंगे सभी के लिए। मेरी बात को आप याद रखना। शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण सब करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप आशीर्वाद देंगे। लेकिन अंत में चुनाव ईवीएम से होना चाहिए, बैलेट पेपर से। ईवीएम से कह रहे हो क्या? जोर से बताओ, फिर दोनों हाथ उठा के बताओ। अमित भाई, ईवीएम से होना चाहिए, बैलेट पेपर से। ये तो ईवीएम से कह रहे हैं। अपने अपने स्थानों पे खड़े होकर बताओ किस चीज से होना चाहिए। जो जितनी जोर से बताएगा उसी बात को माना जाएगा। जोर से बताओ किस चीज से होना चाहिए, किस चीज से होना चाहिए, किस चीज से होना चाहिए। इस ईवीएम का गला दबाने का काम भी बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे करेंगे। मेरी बात को याद रखना। और आपकी वोट की चोरी को रोकने का काम भी आपके बच्चे करेंगे। और आपके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार देके उनकी जेब में पैसा पहुंचाने का काम भी आपके अपने बच्चे करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, क्या बेटे से बढ़ के मां के लिए कोई और सोच सकता है क्या? तो बेटा खड़ा मुकाबले पर, इंतजार देखे आपका। बताओ आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, आशीर्वाद दोगे नहीं दोगे? अच्छा, यात्रा में चलोगे मेरे साथ? गर्मी हो रही है, पसीने आएंगे, सड़क गर्म है, तकलीफ हो जाएगी। देख लो, मेरा तो काम है। मैं तो जिस दिन मुझे गोली लगी थी उस दिन मुझे पता लग गया कि अभी मरने वाला नहीं। अभी तो आपके आंसू पूछ रहे हैं, आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी की बेड़ियां काटनी है। अभी तो आपके बच्चों को और आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाना है। तो मैं तो नहीं मरूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गर्मी से परेशान तो नहीं हो जाओगे? अच्छा, ये कह रहे हैं, वालिया जी कह रहे हैं आके
मैं यहाँ के जिले के मंडल के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ताकत लगाई, मेहनत की, डिटेल कर दिया, बैनर पाड़ दिए, धमका लिया, डरा लिया, लेकिन बाबा साहब के सिपाही डरने वाले थोड़ा ही है। देखो चित्तौड़ साहब खड़े हमारे साथ, डरने वाले हैं क्या हम लोग? कोई नहीं डरेगा। तो महिलाओं को आगे जाने दो, ये कहा जा रहा है, माओ को जाने की जगह दे दो, फिर हम लोग चलेंगे। माओ को जाने की जगह दे दो, माँ आगे आगे चलेंगी, बेटे पीछे जाएंगे, और रास्ता दे दो, महिलाएं आगे चली जाएं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा के दौरान पावरफुल स्पीच दी और उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे वादे किए। साथियों, वादे पूरे करना ये तो बात की बात है, लेकिन ये सोच भी क्या आज तक आपने किसी नेताओं के अंदर देखी है जो चंद्रशेखर आजाद ने सोच रखी है? सबसे पहले हम उनकी इतनी बड़ी सोच का सम्मान करते हैं। और साथियों, आपको भी समझने की जरूरत है, जो लोग जातिवाद में उलझे हुए हैं, यही तो साथियों जो जातिवादी मानसिकता आपके अंदर व्याप्त है, आपको नीचे ढकेलने का काम कर रही है। अगर आप जातिवाद से ऊपर सोचेंगे तो शायद आपको एहसास हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा नेता है जो सबको लेकर चलता है, जो शिक्षा की बात करता है, जो रोजगार की बात करता है, जो सुरक्षा की बात करता है, जो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। तो वास्तव में साथियों, आपकी नज़र में चंद्रशेखर आज़ाद ही दिखाई देंगे। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद तमाम युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, तमाम महिलाओं के लिए। किसी भी जाति और धर्म को देखकर वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, उनकी नज़र में सभी लोग समान हैं। अब बात करेंगे साथियों, तो चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोकप्रियता कितनी है, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी कितनी है, आप इसी बात से साथियों अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चंद्रशेखर आज़ाद सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाले 4 जून 2026 को बिजनौर में, 5 जून को मेरठ में और 6 जून को शामली में, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे जनसैलाब निकल पड़ा था, तमतमाती हुई धूप में चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे लाखों का जनसैलाब। साथियों, ये दर्शाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोगों की दीवानगी कितनी है। 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद को सीएम बनाने का सपना कितने लोगों ने देख रखा है। अब सपना पूरा होने का वक्त है साथियों, लेकिन सपना पूरा कैसे होगा, तो ये हम और आपके योगदान से। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद की मेहनत नहीं, बल्कि हम सबको मेहनत करना होगा। तमाम बहुजन समाज के लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद को सीएम बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधों में कंधे मिलाकर चलना होगा। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के इस अहम फैसले के बाद तमाम बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आज़ाद को शुभकामनाएं दे रहे हैं, मंगल कामनाएं दे रहे हैं, और यहाँ तक कि वो काफ़ी उत्साहित भी हैं। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद 403 विधानसभाओं में प्रत्याशी कैसे उतारेंगे। तो उनको जवाब है कि 403 विधानसभाओं में 403 प्रत्याशी की बात मत करो, 403 लाख, हो सकता है कि उससे अधिक चंद्रशेखर आज़ाद को चाहने वाले लोग हैं। आखिर लोगों ने अपनी कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत समाचार द्वारा पोस्ट किया गया है, यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी चंद्रशेखर की पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी ने किया ऐलान, 13 से 18 जून तक होंगे टिकट दावेदारों के साक्षात्कार। पार्टी अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर खुद लेंगे साक्षात्कार। जनता से शराबबंदी व न्यूनतम मजदूरी का वादा। मंडलवार टिकट दावेदारों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। आगे प्रीतम कुमार बौद्ध, जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि यूपी की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने लखनऊ से महा ऐलान करके यूपी के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम अब उत्तर प्रदेश में बैसाखियों के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर चुनाव अकेले लड़ेगी। इस बार टिकट पाने के लिए कोई सिफारिश या पैरवी काम नहीं आएगी। 13 से 18 जून तक लखनऊ के मंडलवार टिकट दावेदारों का कड़ा लाइव इंटरव्यू खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष
चंद्रशेखर आज़ाद ले रहे हैं। जो इस परीक्षा को पास करेगा वही चुनावी मैदान में उतरेगा। जनता के बीच जाने के लिए पार्टी ने 2 बेहद दमदार और जनहितैषी वादे किए हैं। पहला, पूर्ण रूप से शराबबंदी, पूरे भारत में नशे के कारोबार पर पूरी तरह रोक। दूसरा, 750 रुपये न्यूनतम मजदूरी, हर गरीब और मजदूर को प्रतिदिन सम्मानजनक हक। यह फैसला यूपी के पारंपरिक सियासी समीकरणों को पूरी तरह ध्वस्त करने वाला है। अब मुकाबला आमने सामने का नहीं बल्कि बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। आगे कुलदीप जाटव लिखते हैं कि कल 13 जून से 18 जून तक भीम आर्मी चीफ व एएसपी सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रदेश भर के अपने प्रत्याशियों का इंटरव्यू के माध्यम से चुनाव करेंगे। सभी जिलाध्यक्षों सहित पूरे नेतृत्व को रिपोर्ट के साथ लखनऊ बुलाया गया है। आगे जयकी यादव लिखते हैं कि मुख्यमंत्री थलापति विजय से प्रेरित चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने ये ऐलान किया है कि वो आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में पूरी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। चंद्रशेखर रावण खुद 13 से 18 जून तक उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगे और उन्हें सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि कैंडिडेट ढूंढना। क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण को 403 सीटों के लिए उम्मीदवार मिल जाएंगे? इसके कटाक्ष में एक यूज़र ने जवाब दिया है, दीपक कुमार, जो लिखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा निकाली जा रही सत्ता परिवर्तन यात्रा से विरोधी बौखला गए हैं। सत्ता परिवर्तन यात्रा में जिस तरह लोगों का जुटाव हो रहा है, विरोधियों में चिंता बढ़ती जा रही है। और जिन दलों को चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति से खतरा है, उनमें से यूपी के एक क्षेत्रीय दल के नेताओं समर्थकों के चेहरे पर सिकन साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी संख्या में आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। यूपी की जनता 4 हिस्सों में से 3 हिस्से इस समय आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ चुकी है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी की यात्रा में एक सैलाब उमड़ रहा है लोगों का और विरोधियों के छाती पर सांप लौट रहा है। खास करके वो लोग जो अपने बाप के मंच से माइक छीनकर धक्का देकर बैठाने वाले नेताओं के समर्थकों में ज़्यादा खलबली है। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार 37 में 7 के लायक भी नहीं बचेंगे, चिंता मत करो। तो यहाँ पर दीपक कुमार ने जयकी यादव के कमेंट का जवाब दिया है। आगे एक और यूज़र लिखते हैं, शिवम कुमार, बड़ी खबर, आज से लखनऊ दौरे पर एएसपी सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद इंटरव्यू के जरिए करेंगे प्रदेश भर के प्रत्याशियों का चयन। आगे नवल सिंह आज़ाद लिखते हैं कि जब अधिकारों की बात होती है, जब संविधान की रक्षा की बात होती है, तब कुछ लोग एससी वाले महलों में आराम फरमाते हैं और कुछ लोग ज़मीन पर संघर्ष करते हैं। लेकिन भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने बहुजन, दलित, पिछड़े और वंचित समाज की आवाज़ को सड़क से संसद तक पहुंचाने का काम किया है। संघर्ष जारी है, हौसला बुलंद है, कारवां बढ़ता जा रहा है। न झुकेंगे न रुकेंगे, संविधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत। आगे बुद्ध कुमार आज़ाद लिखते हैं कि आत्मचिंतन या सिर्फ विरोध। आज बहुजन समाज को इस कड़वी सच्चाई पर विचार करने की सख्त ज़रूरत है। जो पार्टी कभी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर 4-4 बार सरकार बना चुकी है, वह आज सिर्फ एक विधायक पर सिमट कर रह गई है। यह गिरावट किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि गलत प्राथमिकताओं के कारण हुई है। आज बसपा के कुछ नेता और समर्थक अपनी पूरी ऊर्जा चंद्रशेखर आज़ाद जी की आलोचना करने और उन्हें नीचा दिखाने में बर्बाद कर रहे हैं। अगर यही कीमती समय, मेहनत और संसाधन ज़मीन पर जाकर पार्टी को मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगाए जाते, तो पार्टी का यह हश्र कभी नहीं होता। राजनीति ज़मीन पर संघर्ष करने और लोगों का भरोसा जीतने से चलती है, न कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से। जब तक कमियों को स्वीकार कर के आत्मचिंतन नहीं किया जाएगा, तब तक बदलाव नामुमकिन है। अभी भी वक्त है, राजनीति की दिशा बदलिए, वरना इतिहास सिर्फ यादों में रह जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं।
कोई ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं ज़मीन पर, उस तरह से बसपा नहीं करती है। बसपा के लोग जो चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करते हैं, जितना समय वो चंद्रशेखर आज़ाद की आलोचना करने में लगाते हैं, अगर उतना ध्यान देते तो शायद पार्टी की ये नौबत नहीं होती कि उसके पास सिर्फ एक विधायक होते हैं। और वही दूसरी तरफ जयकी यादव का जवाब किस तरह से दिया गया, तो साथियों आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के दीवाने कितने हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति चाहत लोगों की कितनी है, और 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद को सीएम बनाने के लिए कितने लोगों ने सपना देख रखा है। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।